10 है, ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है। ये हमारे बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से आप लोग ये समझ सकते हो कि जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स क्या होता है कंट्री के बाउंड्रीज से बाहर होता है, वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस होता है। The development of communication technology and infrastructure, etc., made it possible. New modes of communication and development of faster and more efficient means of transportation have brought nations closer to one another, as a result of which trade between them can take place. Following are the main reason behind international trade. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होती, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं होती, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है, इन्हीं सब ने इंटरनेशनल ट्रेड को पॉसिबल बनाया है। और जो कंट्रीज है बेसिकली उनके बीच में एक लिंक क्रिएट किया है ताकि थ्रू ट्रेड एंड थ्रू कम्युनिकेशन हर एक कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक हो सके। आफ्टर एड्स में लिखा है फॉलोइंग आर द मेन रीजन बिहाइंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के कौन कौन से मेन रीजन है, किन किन ने रोल किए हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। पहला है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंसेस इन द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द कंट्रीज मेक देम इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी गुड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब पहली चीज तो हमारा ये है कि किसी कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किसी कंट्री में प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, मान लो किसी कंट्री में जो है टमाटो उगते हैं और किसी कंट्री में टमाटो उगते ही नहीं है, तो जिस जिस कंट्री में टमाटो नहीं उगते होंगे वो तो टमाटो का कोई भी कुछ नहीं खा पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो जहाँ जिसकी जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होती है बल्क मैटर में, तो एक दूसरे को वो ट्रांसफर कर देते हैं ताकि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। दूसरा जो है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर अमंग नेशन ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, जो बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी होती है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। ठीक है, काफी जगह क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं काफी सस्ते होते हैं और जो लेबर्स होते हैं वो भी काफी सस्ते होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लेबर्स का क्वांटिटी होता है वो अबेंडेंट में होता है, तो ऐसे केसेस में जो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा अल्टीमेटली ही कम हो जाएगा। तो ऐसे जगह अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो इंटरनेशनल में, तो क्या होगा, आपका जो खर्चा जितना आपकी कंट्री में लग रहा था प्रोडक्शन पे, उतना दूसरी कंट्री में नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका रीजन हो सकता है, एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट हो सकता है, दूसरा पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, ऐसा हो सकता है उसमें उस कंट्री में टैक्स कम लग रहा हो, तो सारा डिपेंड होता है। तीसरा है द अवेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल डिफर अमंग नेशन। ठीक है, सारे नेशन में जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं एंड कैपिटल होता है, सब डिफरेंट होता है। ठीक है, सबका डिफर होता है, कहीं पर भी इक्वल नहीं होता कि हाँ अगर हमारे यहाँ पे जितना कैपिटल अवेलेबल है, जितने लेबर है, जितना रॉ मटेरियल है, जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री में उतना ही अवेलेबल हो। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं बिल्कुल होता ही नहीं है। इसलिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है बेसिकली वो किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन थे। पहला तो था हमारा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हर जगह इक्वल नहीं होते, तो जिनके पास नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है, बेसिकली उनको भी रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। दूसरा है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। कई जगह ऐसा होता है जो लेबर होते हैं बेसिकली वो अबेंडेंट में होते हैं, तो वहाँ पे जो उनका कॉस्ट होता है वो कम होता है, वेजेस का रेट कम होता है, इवन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद है काफी सारे फैक्टर्स जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, सारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी कंट्री में ज्यादा है, किसी कंट्री में कम है, कहीं पे कुछ है। तो इसलिए जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस से क्या होता है, जो बिजनेस मैन है उसको जहाँ पे सुटेबल लगता है वो वहां जाके बिजनेस अपना खोल सकता है, कंट्री के बाहर भी। उसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन दैट कंस्टिट्यूट इंटरनेशनल बिजनेस आर एज फॉलोज।
ठीक है, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस होता है जो इंटरनेशनल बिजनेस में, वो उसमें बेसिकली हमारे क्या क्या होते हैं ये नीचे बताया गया है। पहला है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। Merchandise export means sending tangible goods abroad and merchandise import means bringing tangible goods from abroad. ठीक है, अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है ये सबको पता है, बट टैंजिबल क्या होता है? टैंजिबल वैसी चीजें होती है जिनको हम बेसिकली देख सके, टच कर सके एंड फील कर सके, वो हमारी टैंजिबल चीजें होती है। ठीक है, मतलब इसको बेसिकली हम गुड्स कह सकते हैं। काफी सारे गुड्स सारे जो गुड्स होते हैं वो टैंजिबल होते हैं, बट जो सर्विसेज होते हैं वो इनटैंजिबल होते हैं। तो पहला तो यही है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विच इन्वॉल्व ट्रेड इन intangible item that cannot be seen or touched, it is also called invisible trade। ठीक है, काफी बार ऐसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते हैं जिन आइटम्स को बेसिकली हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि काफी सर्विसेज हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई हमारा डॉक्टर है, हमारी कंट्री से उसने पढ़ा है, सब कुछ हमारी कंट्री में कर रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, वो बेसिकली अब्रॉड चला जा रहा है, तो एक तरफ से ये एक्सपोर्ट ही हो गया। ठीक है, फिर कोई अगर बहुत अच्छा अब्रॉड का कोई डॉक्टर है, बहुत वो आके हमारी कंट्री में वर्क कर रहा है, हमारी कंट्री में सब कुछ कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इम्पोर्ट हो गया हमारे लिए। थर्ड है हमारा अनदर वे ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग कंट्री टू produce and sell goods under the trademark, patent or copyright in the lieu of some fee called licensing, licensing। ठीक है, तो बेसिकली एक और वे है जो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने का, वो है हमारा फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी अगर हमारा कोई गुड्स है किसी कंपनी ने बनाया है और उसी गुड्स को बेसिकली सब बाकी लोग भी सेल कर रहे हैं, बना वो भी रहे हैं, पर जो जो ओरिजिनल कंपनी है जिसने पहले उसको बनाया उसके पास उसका पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो इसलिए पर उन्हीं के अंडर में उन लोगों ने ही बेसिकली लोगों को लाइसेंस दे रखा है कि आप लोग हमारे गुड्स को ही सेल कर सकते हो। उसके लाइसेंसिंग का भी बेसिकली कुछ नॉमिनल फीस होता है, वो उनको हर मंथ पे करना पड़ता है, जो भी हमारे लाइसेंसिंग पे काम कर रहे होते हैं। और फ्रेंचाइजिंग भी सेम होता है। फ्रेंचाइजिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, एक ब्रांड के लिए होता है। जैसे हमारा मान लो कि KFC है, अब KFC का ओनर ही तो हर जगह जाके अपना शॉप नहीं खोलेगा ना, तो उसने बेसिकली क्या किया है, फ्रेंचाइजी दे रखी है। फ्रेंचाइजी भी लाइसेंसिंग की तरह होती है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके पास राइट हो जाता है कि जो भी ब्रांड है उसके वो सामान बना के बेच सके, और उसके बदले उसको थोड़ी से पैसे देने पड़ते हैं। वो कम सम कुछ रेट होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट उनको देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है पेप्सी एंड कोको कोला प्रोडक्ट्स produced and sold all over the world by local companies in foreign countries under licensing system। ठीक है, जो पेप्सी और कोको कोला होते हैं वो बेसिकली लोकल कंपनीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती है वो लोकल वाली होती है, जरूरत नहीं कि हाँ जो कोको कोला का मेन फैक्ट्री है वही हमेशा बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। उनके छोटे छोटे लोकल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है और फिर वो लोग बनाते हैं। Franchising is similar to licensing but is used in connection with the provision of services. McDonald's operate fast food restaurant all over the world through the system of franchising। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग भी सेम होती है बट वो बेसिकली हमारा एक ब्रांड से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे हमारा मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, और जो हमारा लाइसेंसिंग होता है वो बस हमारे गुड से रिलेटेड होता है, और फ्रेंचाइजिंग जो होता है वो हमारे ब्रांड से रिलेटेड होता है। फोर्थ हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना भी एक तरफ से इंटरनेशनल बिजनेस में काउंट होता है। ठीक है, कि हम फॉरेन में गए, हमने अब्रॉड में जो है इन्वेस्ट कर दिया, तो एक तरफ से हम वहाँ पे बिजनेस ही कर रहे हैं। तो उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस
When a company directly invests in the properties such as plant and machinery in foreign countries with a view to undertake production and marketing of goods and services in those countries, ठीक है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी कंट्री होती है वो डायरेक्टली जाके जो मेन प्रॉपर्टी होती है उनमें इन्वेस्ट करती है, जो मेन होता है जहाँ पे प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो डायरेक्टली जाके उसी में इन्वेस्ट कर देती है ताकि फ्यूचर में उसको अंडरटेक कर सके। इट प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी, ठीक है। एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेसिकली जो भी इन्वेस्ट करता है उनके पास एक वोटिंग राइट आ जाता है, कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, तो इसी इंटरेस्ट से बेसिकली वो जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता है। अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अ कंपनी मेक्स इन्वेस्टमेंट बाय एक्वायरिंग शेयर्स और providing loan to a foreign company and earn income the way of dividend or interest on the loan, ठीक है। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, कंपनी बेसिकली उनके शेयर्स पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। शेयर्स पे इन्वेस्ट करती है मतलब जो उन्होंने शेयर इशू किए होते हैं उनको परचेज कर लेती है, या फिर जो लोन होता है उनको लोन प्रोवाइड करती है ताकि फ्यूचर में क्या हो सके, उनसे इनकम मिल सके, जैसे कि डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल सके। In this investor does not get directly involved in production or marketing of goods, ठीक है। अब जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें डायरेक्टली हम जो हमारा बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ना उसको कंट्रोलिंग मिलता है, ना उसको मार्केटिंग से कोई मतलब होता है, ना उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब होता है। उसको उसने बस इन्वेस्ट किया है तो उसको बस अपना जो डिविडेंड होता है वो चाहिए होता है, अगर लोन दिया है तो उसको बस अपना इंटरेस्ट चाहिए होता है, एज अ पैसिव इनकम उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पर ये भी हमारे फॉरेन बिजनेस में काउंट होता है। तो 4 तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। पहला है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनटेंजिबल गुड्स, तीसरा क्या है हमारा, बेसिकली हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी या लाइसेंसिंग ले लें अब्रॉड में, और चौथा है हमारा हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फॉरेन कंपनी में, चाहे वो डायरेक्ट हो या पोर्टफोलियो हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, आफ्टर दैट आ रहा है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज इम्पोर्टेंट टू बोथ नेशंस एंड बिजनेस फर्म्स, इट ऑफर्स देम वेरियस बेनिफिट्स, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बेसिकली फर्म्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही क्योंकि वो बिजनेस है तो प्रॉफिट उनको देगा ही, पर जो कंट्री होती है उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब कैसे बेनिफिट्स देती है वो, तो पहला है हमारा बेनिफिट्स टू नेशन, कि जो नेशन है, जो कंट्री है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है। पहला है it helps the country to earn foreign exchange which can be used for importing various goods from abroad, ठीक है। तो पहला क्या है कि ये बेसिकली कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या हो गया कि अगर हम कुछ चीज बाहर बेच रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, फॉरेन रुपीज मिलेंगे, क्योंकि वहां पे फॉरेन बाहर तो फॉरेन रुपीज करेंसी ही चलता होगा, तो वो बेसिकली हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जब कोई कोई अब्रॉड का बिजनेसमैन आएगा हमारे इंडिया में हमें कुछ सामान देने, तो हम उससे वो फॉरेन करेंसी देके जो सामान है उनको इम्पोर्ट करा सकते हैं, तो ये बेसिकली हेल्प कर सकता है हमें। दूसरा है इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ नेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इट द मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मैनर, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे नेशन को भी कैटेगराइज कर देता है जिसमें क्या होता है, जो गुड्स समटाइम्स क्या होता है, कुछ गुड्स सब जगह बन सकते हैं बट कहाँ उनको ज्यादा कम कॉस्ट में उनको ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं, वो गुड्स फिर वहीं पे बनना ज्यादा अच्छा हो, तो इसलिए वहां पे बनता है, फिर बाकी जगह वो सप्लाई होता है। हर एक कंट्री अपना सारा कॉस्ट उसमें नहीं लगाती, बेसिकली जिस कंट्री में भी जो वो प्रोडक्शन लो कॉस्ट में हो सके सबसे ज्यादा, उस कंट्री में उसका प्रोडक्शन होता है, फिर वो सेल आउट होता है। It helps a nation in providing its growth prospect and also create opportunities for employment, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसमें क्या होता है, हमारी जो कंट्रीज के लोग होते हैं वो भी अब्रॉड जाके जॉब कर सकते हैं, इवन जो कंपनीज होती है इंटरनेशनल मार्केट की
वो भी आके हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश हो सकती है। इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो कंट्री का ग्रोथ होता है वो बेसिकली इंक्रीज होता है, उनका जो जीडीपी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड जो न्यू न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जितना बिजनेस खुलेंगे, जितना ज़्यादा काम होगा, उतने लोगों की भी तो ज़रूरत होगी, इसलिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है फॉर एम्प्लॉयमेंट। चौथा है, इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज विच हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, फोर्थ ये बेनिफिट है कि बेसिकली किसी भी कंट्री में जो कुछ भी गुड्स अगर सप्लाई हो रहा है, तो वो बेसिकली कोई भी कंट्री अपने कंट्री में अगर सप्लाई इंपोर्ट होता है उनका, तो उनको कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री में अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हें बस वहीं के गुड्स मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें बेसिकली हर जगह के गुड्स वहाँ पे हम अपने कंट्री में सप्लाई मिल सकते हैं। इवन काफी लोग कहते हैं कि ये फोन तो चाइनीज फोन है, ये फोन है, वो फोन है, ठीक है, जो भी लोग ढंग से चलता नहीं उनको चाइनीज फोन कह देते हैं। तो ये बेसिकली चाइना भी तो एक अलग कंट्री है, वहां से इम्पोर्ट हुआ है। तो ऐसे ही होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं टू द नेशन। पहला है कि इनको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। दूसरा है कि जो ये नेशन प्रोडक्शन में ज़्यादा इकोनॉमिकली सही होते हैं एंड इफेक्टिव होते हैं, उन्हीं को बेसिकली वो गुड्स प्रोड्यूस करने दिया जाता है, फिर बाकियों को सप्लाई होता है। तीसरा है, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केट, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है। एंड चौथा है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्रीज में बनते हैं वो कोई भी इंडिविजुअल अपनी कंट्री में कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारा बेनिफिट्स टू फर्म। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय सेलिंग गुड्स इन द कंट्रीज वेयर प्राइसेस आर हाई। ठीक है, तो फर्म का तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ये बेसिकली हेल्प करता है जो फर्म होता है उनको इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स को सेल आउट करने के लिए। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो उस मार्केट में काफी महंगे भी होते हैं, काफी सस्ते भी होते हैं, तो बेसिकली हर जगह कुछ महंगा होता है। तो उनको अगर जहाँ पे महंगे रेट पे बिक रहा है वहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और जहाँ पे कम रेट में मिल रहा है वहां पे उनको लॉस तो हो नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा अपने कोस्ट प्राइस से ज्यादा में ही देंगे। दूसरा है, इट हेल्प्स फर्म इन यूजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ऑफ देयर ऑपरेशन। ठीक है, ये बेसिकली इनको ना हेल्प करता है कि सरप्लस प्रोडक्शन को भी ये आगे बढ़ा सके। सरप्लस मतलब होता है कि जितने की जरूरत है, जब हम उससे भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा सरप्लस बच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पहले क्या होता है कि मान लो अगर इंटरनेशनल बिजनेस हमारा नहीं होता, सिर्फ हमारी कंट्री कंट्री के लिए होता, तो फिर हमने चलो मान लिया कि हमने कुछ बना दिया, तो हम बस उतना ही बनाएंगे जितना रिक्वायरमेंट हो, उससे एक दो कम बना लेंगे पर एक दो ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाकी तो वो वेस्ट जाएगा। बट अब इंटरनेशनल बिजनेस के आने से क्या हो गया है कि अगर सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई कंट्री की, तो जितना सरप्लस बचता है वो बेसिकली वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये बेसिकली मोटिवेट करता है बिजनेसमैन को कि सरप्लस प्रोडक्शन करें। उसके बाद तीसरा है हमारा, इट हेल्प्स फर्म्स इन इम्प्रूविंग देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब बेसिकली तुम जो इंटरनेशनल बिजनेसेस है, वो कंपनीज है जो तुम्हारे कंट्री में आएगा, तो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज लाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारे जो सिटीजन्स होंगे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या है, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा ग्रोथ हो जाएगा, कंट्री की ग्रोथ होगी। अगर कोई कंट्री है जहाँ पे कुछ आता ही नहीं है, ट्रेड होते ही नहीं है, तो उसका ग्रोथ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्टैग्नेंट हो जाएगा। बट अगर फ्लक्चुएशंस आ रही है, न्यू कंपनीज आ रही है तुम्हारे कंट्री में, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो ग्रोथ जो है कंट्री की वो भी इंक्रीज होगी। एंड यहाँ पे फर्म की बात हो रही है, तो फर्म का भी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो फर्म के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। It acts as one of the way of achieving growth for the firms facing tough market condition in the domestic market। ठीक है, काफी सारे फर्म्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में उनका बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाता है। अब मान लो कि कोई बैग बना रहा है, ठीक है, बैग की भी हजारों कंपनीज है। अब सब जब डोमेस्टिक मार्केट में निकलेंगे एक कंट्री के कंपनीज,
तो क्या होगा, किसी का बिकेगा, किसी का नहीं बिकेगा, किसी का ज्यादा बिकेगा, किसी का बिल्कुल ही नहीं बिकेगा। तो ऐसा क्या होगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट नहीं होता तो इन कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस होता जिनका नहीं बिकता। ठीक है, बट अब क्या होगा, जिन लोगों के नहीं बिकते वो बेसिकली एक्सपोर्ट कर देते हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट के लिए। It improves business vision as it makes firm more competitive and diversified. ठीक है, ये बेसिकली बिजनेस को भी इम्प्रूव करता है। रीजन ये है कि जब इनको पता चलता है कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे ऐसे पॉलिसीज चल रहा है, इतना ज्यादा एडवांस हो गया हर चीज, तो ये लोग भी ट्राई करते हैं कि ये लोग भी सब कुछ एडवांस करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इनको भी मार्केट में ही सेल करना है अपने प्रोडक्ट। अगर डोमेस्टिक मार्केट में इनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे तो इंटरनेशनल मार्केट में तो सेल करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, इनको अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, तो सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे इनके दिल में कॉम्पिटेटिव नेचर आ जाता है, जिससे वो बहुत से कॉम्पीट करते हैं, और जो बिजनेस होता है बेसिकली वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स टू नेशन एंड बेनिफिट्स टू फर्म देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे।
पढ़ लिया? यस मैम। यस मैम। ओके, आफ्टर दैट हमारा इसमें है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो डोमेस्टिक बिजनेस में एंड इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला तो है नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर। जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे जो डोमेस्टिक कंट्रीज है वहाँ पे क्या होंगे, सेम कंट्री से बिलोंग करेंगे, एंड इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करेंगे। मोबिलिटी ऑफ सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, the factors of production like capital, labor, and raw material can be moved freely within the country. There are restrictions on free mobility of factors of production across countries. ठीक है, मोबिलिटी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, ट्रेवल करना। तो डोमेस्टिक के जो रॉ मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल होता है, वो तो बेसिकली अपने कंट्री के अंदर यहाँ से वहाँ किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरी जगह जा सकते हैं, पर कंट्री के अंदर। पर इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जो रॉ मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो बेसिकली उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, सब इजीली नहीं कर पाते, सब फ्री नहीं होता। उसके बाद है कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस द मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट आर रिलेटिव मोर होमोजेनियस इन नेचर। ठीक है, हेट्रोजेनियस मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, होमोजेनियस मतलब जो सिमिलर होता है और हेट्रोजेनियस मतलब जो डिफरेंट होता है। तो डोमेस्टिक बिजनेस के जो बेसिकली कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर होमोजीनियस नेचर के ही होते हैं, सिमिलर उनकी टेस्ट होता है, क्योंकि इनका जो ट्रेंड होता है वो बेसिकली सिमिलर चलता है पूरी होल कंट्री में। तो इनका जो होता है कंपैरेटिव टू, हाँ मैम आपकी वॉइस ना डिस्कनेक्ट होके आ रही है। अब भी आ रही है? यस मैम। सबको आ रही है? दस मिनट बचे हुए, चलो मैं एक बार रिलीज करके देखती हूँ। अब देखना, अब भी आ रही है? यस मैम अब भी आ रही है। मैम लेकिन चल जाएगी, आप पढ़ाओ, उतनी ज्यादा नहीं आ रही है। क्योंकि अभी टाइम भी 10 मिनट ही बचा हुआ है, तो मैं लीव करूँ तो शायद सभी लीव हो जाएंगे। मैम समझ में आ रहा है। ओके मैम। ये थोड़ा एडजस्ट कर लो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। बस ये वाला करा दूंगी मैं डिफरेंसेस, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। उसके बाद है हमारा करेंसी यूज। जो डोमेस्टिक बिजनेस में कौन सी करेंसी यूज होती है, हमारी होम करेंसी मैम जो वो होती अब है। तो मैम बहुत ज्यादा कटने लगी मैम आवाज। अब बहुत ज्यादा कट रही है। चलो कोई बात नहीं है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस एक बार तुम लोग पढ़ लो, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम नेक्स्ट क्लास होगी मैम अब 1 तारीख को, मैम 1 को नहीं 10 को। हाँ तब डिस्कस करेंगे फिर हम। बोलना जरूरी है तेरे को? क्या क्या बोल रहा है वो तो। मुझे हवा
इसको पढ़ लो, जो डाउट है पूछो। डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में इजी है, डिफरेंसेस कुछ नहीं है इसमें। मैम होम करेंसी का मतलब क्या होता है? होम करेंसी का मतलब जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री का यूज होना, मतलब सॉरी उस करेंसी का यूज होना। जैसे हमारा जो इंडिया है वहाँ हमारा होम करेंसी क्या है, रुपीज। ऐसे यूएस का होम करेंसी क्या है, डॉलर्स। तो ये होता है होम करेंसी। ओके। मैम कोई डाउट नहीं है। तो फिर टाइम हो गया है, क्लास में ओवर कर रही हूँ। नेक्स्ट जब भी आप लोगों का स्कूल खुलेगा, आई थिंक 11 को खुलेगा, फिर हम ये वाला जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड यस अब तक मैम। जितने भी चैप्टर के मैंने नोट्स भेजे वो आप लोग पूरी छुट्टियों में कंप्लीट कर लेना। एंड इसके पहले वाले चैप्टर की मैं नोट्स भेज दूंगी। छुट्टियों तक तो उन सबके नोट्स सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो फिर मैम कोशिश पूरी बाय करेंगे। बाय। बाय मैम। कोशिश नहीं करनी, बाय मैम, कोशिश हैप्पी न्यू ईयर मैम इन एडवांस। बाय मैम, हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर मैम इन एडवांस। कोशिश नहीं करोगे नोट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए तुम्हारे, वरना बहुत मार खाओगे तुम लोग। मैम नए साल के मुबारक हो। और नए साल के दिन सब लोग अपनी कॉपी किताब खोल के पढ़ाई जरूर करेंगे, 1 घंटा ही सही, यस मैम। ताकि पूरे साल तुम पढ़ते रहो। चलो फिर बाय बाय, हैप्पी न्यू बाय ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर इन इन एडवांस। एडवांस मैम। बाय मैम। बाय मैम, बाय। बाय बाय मैम, बाय।